हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम पीजीटी हिंदी 2018 पेपर में कंटेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इकसठ यानी 61 क्वेश्चन। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द का इस रूप में प्रयोग किया है। यानी गारसा दत्तासी जो अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदुस्तान को इस नाम से बुलाया गया है, हिंदुस्तान। 62 क्वेश्चन। डॉक्टर नली नविलोचन शर्मा जी का हिंदी में प्रमुख शोध ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन। 63 रीति शास्त्र ग्रंथ के पुष्य कवि पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाला। यानी रीति शास्त्र ग्रंथ के पुष्प कवि यानी पुष्प कवि रीति शास्त्र ग्रंथ लिखे हैं और हिंदी का प्रथम कवि मानने वाला विद्वान डॉक्टर शिव सिंह सिंगर के अनुसार पुंडिया पुष्प प्रथम कवि है। 64 क्वेश्चन। आदिकालीन कवि स्वयंभू की यह कृति असंपूर्ण है, फिर भी राम का चरित विस्तृत वर्णन किया गया है। पऊ चरिवु। यहाँ देखिए स्वयंभू की रचना क्या है, पऊ चरिवु। यह अपूर्ण ग्रंथ है, इसमें राम की चरित का विस्तृत वर्णन किया गया है। 65 क्वेश्चन। अष्टचाप के इस कवि के पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव, कीर्तन आदि में संग्रहित है। इन पदों की कोई अलग स्वतंत्र ग्रंथ रूप नहीं है। कुमनदास की यह अष्टचाप के कवि है। महाकवि सूरदास जी के जन्म संवत के संबंधी यह पद्धति मुनि पुनि रसन के रस लेखक साहित्य लहरी। 67 क्वेश्चन। जहांगीर जस चंद्रिका और वीर सिंह देवचरित ग्रंथ कर्ता जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक की रीति पर विज्ञान गीता नामक अत्यधिक ग्रंथ भी लिखा, वे कविवर केशव दास। 68 क्वेश्चन। राजा शिव प्रसाद की उर्दूमय भाषा का प्रबल विरोधक विशुद्ध राष्ट्रीयतावादी आंदोलन से प्रेरित हिंदी में उर्दू अरबी फारसी के शब्दों को खोज खोज कर निकालने की प्रवृत्ति वाले कवि राजा लक्ष्मण सिंह। यानी राजा शिव प्रसाद की जो उर्दूमय भाषा को खोज खोज कर निकालने वाला कवि है राजा लक्ष्मण सिंह। अपने रक्षाबंधन, आन का मान, स्वप्नभंग नाटकों के द्वारा हिंदू मुस्लिम में पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा इन्होंने की। हरिकृष्ण प्रेमी। 70 क्वेश्चन। इन्होंने अपनी कवि वचन सुधा नामक की पुस्तक पत्रिका में पुराने कवियों की कविताओं का संग्रहण किया। आप ही ने श्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी। अपने युग के प्रवर्तक कवि माने जाने वाले ये हैं। यानी यहाँ कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, उसमें पुरानी कवियों के कविताओं का संग्रह दिया गया है। उसी तरह बाला बोधिनी नामक एक मासिक पत्रिका भी निकाले हैं, वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ बाला बोधिनी एक मासिक पत्रिका है और कवि वचन सुधा भी एक पत्रिका है, ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। 71 लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट जी का यह रीति ग्रंथ आधुनिक साहित्यिक क्षेत्र में प्राचीन परिपाटी से लिखे गए ग्रंथों में उल्लेखनीय है। रावणेश्वर कल्पतरु। 72 इन्होंने कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में सरस अनुवाद धराधर धावन के नाम से किया था, जो ब्रजभाषा के आशु कवि के रूप में प्रसिद्ध है। यानी धराधर धावन के नाम से जो ब्रज भाषा के आशु कवि के रूप में कालिदास के जो रचनाएं हैं मेघदूत, इस मेघदूत को ब्रजभाषा के सरस अनुवादक हैं धराधर धावन
के नाम से ब्रजभाषा में आशु कवि के रूप में प्रसिद्ध है। राय देवी प्रसाद पूर्ण। हरिऔध जी के प्रिय प्रवास काव्य में विरहिणी राधा इसे दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती है। यहाँ देखिए, हरिऔध जी के प्रिय प्रवास काव्य में विरहिणी राधा इसे दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती है, यानी राधा श्री कृष्ण को इसके रूप में भेजती है, यह पवन के रूप में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो प्रिय प्रवास है, उस प्रिय प्रवास काव्य में राधा और श्री कृष्ण के वर्णन किया गया है। 74 क्वेश्चन। आपने इस काव्य के बारे में प्रसाद जी खुद लिखते हैं कि मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। अपने इस काव्य के बारे में प्रसाद जी खुद लिखते हैं कि मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। यह महाकाव्य है कामायनी की। 75वां क्वेश्चन। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटुच आदि विशिष्ट शैली के निबंधों का सृजन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 76वां क्वेश्चन। प्रगतिवादी उपन्यासकार कवि नागार्जुन का इस उपन्यास की कथा वहाँ से शुरू होती है जहाँ गोदान की समाप्ति होती है। यानी जो प्रेमचंद की रचना गोदान है, उस गोदान को और गोदान के रचना में जो कहानी उपन्यास है, उपन्यास में जो चर्चित है, उस चर्चित को समाप्त के बाद नागार्जुन ने बलचनामा के नाम पर उपन्यास लिखना शुरू करता है। नागार्जुन यह प्रगतिवादी के उपन्यासकार है, प्रगतिवादी के कवि है नागार्जुन। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह परिभाषा नंद दुलारे वाजपेयी की। यह नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी के बारे में यहाँ बताया गया है। 78। इन्होंने अपनी पुस्तक साहित्य सर्जना में कला के लिए है वाले सिद्धांत का समर्थन किया है। ईलाचंद्र जोशी, यानी ईलाचंद्र जोशी साहित्य सर्जना में कला के लिए सिद्धांत का समर्थन किया है। 79। अंग्रेजी सरकार सत्ता के विरुद्ध चल रहे क्रांतिकारी संघर्ष को लेकर इन्होंने उसकी माँ देशभक्त जैसी प्रभावशाली कहानियाँ लिखी। उसकी माँ देशभक्त, यह प्रभावशाली कहानियाँ हैं। पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र। 80 क्वेश्चन। इनके नाटकों में नारी की समस्या को तो प्राधान्य मिला है, किंतु व्यक्ति की समस्याएं जाति की ही समस्याएं बन जाती है। इनका सन्यासी और राक्षस का मंदिर इसके उदाहरण है। ये नाटककार है, यानी सन्यासी राक्षस का मंदिर, यह नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। 81 क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र यह है जिसका प्रकाशन कोलकाता से किया जाता था और इसके संपादक हिंदी भाषी थे उदंत मार्तांड। यह कलकत्ता से निकलने वाला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। 82। तेलुगु प्रदेश के इस लेखक ने 15 से अधिक उपन्यास, कई कहानियाँ, एकांकी लिखे थे, जिनका उपन्यास दूर का ढोल रूसी भाषा में अनुदित है। आरिगपूडी रमेश चौधरी, यह तेलुगु प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश के व्यक्ति हैं, आंध्र प्रदेश के हिंदी लेखक हैं आरिगपूडी रमेश चौधरी। यह 15 से अधिक उपन्यास लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, एकांकी भी लिखी हैं। उनमें से उपन्यास है दूर का ढोल रूसी भाषा में अनुदित हुआ है, यानी आरिगपूडी रमेश चौधरी की
दूर का डोल, यह रूसी भाषा में अनुवादित है। 83। रीवा, नागोदा, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास के क्षेत्रों में इस बोली का प्रचलन है। रीवा, नागोदा, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास के क्षेत्रों में इस बोली का प्रचलन है। बघेली, यहाँ से देखिए, यहाँ तक ऊपर जो हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में दिया गया है, यहाँ बोलियों के बारे में यहाँ से प्रश्न बनते हैं 83 क्वेश्चन से। 84 क्वेश्चन, इस उपभाषा के लिए प्रमुख नागरी लिपि और गौण रूप से फारसी, कोची, सिरमौरी और टाकरी लिपियों का प्रयोग होता है। इस उपभाषा के लिए प्रमुख नागरी लिपि और गौण रूप से फारसी, कोची, सिरमौरी और टाकरी लिपि का प्रयोग होता है। पहाड़ी क्षेत्र। भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार हरियाणा इस उपभाषा के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणा उपभाषा आता है भोलानाथ तिवारी के अनुसार। पंजाबी का विकास इस अपभ्रंश से माना जाता है। पंजाबी का विकास इस अपभ्रंश से माना जाता है। टक्का। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में प्रथम नाम हार्नेल का लिया जा सकता है। उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं को इतने वर्गों में रखा है। 4। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में प्रथम नाम हार्नेल का लिया जा सकता है। उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं को इतने वर्गों में रखा है। 4। 88। खड़ी बोली नाम का प्रयोग एक अर्थ में मानक हिंदी के लिए प्रयुक्त होता है। भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार इसकी 3 शैलियाँ हैं। यानी भोलानाथ तिवारी के अनुसार खड़ी बोली के 3 शैलियाँ हैं। एक है हिंदी, दूसरा उर्दू और तीसरा हिंदुस्तानी। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी है खड़ी बोली के 3 शैलियाँ। किसके अनुसार? भोलानाथ तिवारी के अनुसार। कौरवी का शुद्ध रूप इसे माना जाता है। कौरवी का शुद्ध रूप इसे माना जाता है। बिजनौरी। ब्रज भाषा में इतने स्वर ध्वनियाँ का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा में इतने स्वर ध्वनियाँ का प्रयोग होता है। 12। 91 क्वेश्चन, भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार ब्रजबुली इस भाषा का एक कृत्रिम रूप है जिसे भ्रमवश लोग कभी कभी ब्रजभाषा समझ बैठते हैं। इसमें आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कृष्ण भक्ति विषयक काव्य रचा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार ब्रजबुली इस भाषा का एक कृत्रिम रूप है जिसे भ्रमवश लोग कभी कभी ब्रजभाषा समझ बैठते हैं। इसमें आधुनिक काल के रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कृष्ण भक्ति विषयक काव्य रचा गया है। बंगाला। इसे अवधी की एक उपबोली मानी जाती है। लोगों का कहना है कि यह अवधी के अन्य रूपों की तुलना में कुछ कर्णकटु है। इसके आधुनिक कवियों में चंद्रभूषण द्विवेदी, रमई काका प्रसिद्ध है। इसे अवधी की एक उपबोली मानी जाती है। यह भैंसवाड़ी अवधी की एक उपबोली है। इस आधुनिक कवियों में चंद्रभूषण द्विवेदी, रमई काका प्रसिद्ध है। 93 क्वेश्चन, उत्तरी राजस्थान की बोली मेवाती की यह मिश्रित बोली है जो गुड़गांव, दिल्ली तथा कार्नेल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी की बोली मेवाती है। यह मिश्रित बोली है जो गुड़गांव, दिल्ली तथा कर्नल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। अहिरवाटी। पश्चिमी पहाड़ी की बोलियों में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। इस क्षेत्र में इस लिपि और इसके विभिन्न रूपों का पर्याप्त प्रचार रहा है। अब केवल दुकानदारों आदि में बही खाता आदि लिखने तक ही सीमित है।
टकारी लिपि। राजभाषा अधिनियम 1976 इस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। तमिलनाडु को। राजभाषा हिंदी राजभाषा अधिनियम 1976 इस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में हिंदी की छोड़कर संपूर्ण भारत में हिंदी लागू किया गया है। 96 इस प्राचीन लिपि का प्रचार एवं प्रसार उत्तरी पश्चिमी भारत, कश्मीर, पंजाब तथा सिंध में हुआ। स्थानीय भेद के अनुसार इस लिपि के 3 स्वरूप टाकरी, लंडा तथा गुरुमुखी मिलते हैं। इस प्राचीन लिपि का प्रचार एवं प्रसार उत्तरी पश्चिमी भारत, कश्मीर, पंजाब तथा सिंध में हुआ। स्थानीय भेद के अनुसार इस लिपि के 3 स्वरूप टकरी, लंडा तथा गुरुमुखी में लिखते हैं। यह है शारदा लिपि। हिंदी भाषा संबंधी पुस्तक भारतीय आर्य भाषा और हिंदी के लेखक। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी के लेखक है सुनीति कुमार चटर्जी। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी की है। 98 क्वेश्चन। संविधान के इस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं वर्णित है। संविधान के इस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं वर्णित है। आर्टिकल 350 का 99। इन व्यंजनों का उच्चारण कौवा तथा जीभ के मूल के सहयोग से होता है। हिंदी में का ध्वनि का उच्चारण ऐसा होता है। इन व्यंजनों का उच्चारण कौवा तथा जीभ के मूल के सहयोग से होता है। हिंदी में का ध्वनि का उच्चारण ऐसा होता है। अरिजिह्वीय। उच्चारण की दृष्टि से ऐ स्वर अर्धविवृत आवृत्ति मुखी अग्रसर। अर्धविवृति आवृत्ति मुखी अग्रसर। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह है कंटेंट 100 प्रश्न 61 से लेते हुए 100 तक, जो 100 से 140, 101 से 140 तक मैं दूसरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। यह डीएससी परीक्षा के लिए बहुत उपयुक्त होंगे। लेकिन इस प्रश्न पत्र में से प्रश्न 1 या 2 आएंगे या ना आएंगे, ये सिर्फ आपको मार्गदर्शन के लिए इस वीडियो बताया जा रहा है।